यूपी के विधानसभा चुनाव में सभी विरोधी पार्टियों के लिए मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा थे। मोदी को रोकने के नाम पर गठबंधन हुआ और मोदी का डर दिखाकर अल्पसंख्यकों से वोट मांगे गए। फिर भी मोदी के नाम और काम पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो विपक्ष अब ईवीएम की गड़बड़ी का राग एक सुर में अलापने लगा है। नतीजों के बाद सबसे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि ईवीएम में हेराफेरी हुई है। फिर अखिलेश यादव ने कहना शुरू किया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए वो पोलिंग बूथ के हिसाब से समीक्षा करेंगे। पंजाब और गोवा में अपने मंसूबे ध्वस्त होने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी ईवीएम गड़बड़ी की आशंका जतानी शुरू कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। और तो और पंजाब में पूर्ण बहुमत पाने और गोवा मणिपुर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस भी ईवीएम पर शक जता रही है। अब जब पूरा विपक्ष हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने में जुटा हो तो फिर राजनीतिक पार्टियों के समर्थक भला इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हैं। यूपी में बीजेपी की बंपर जीत के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बताते हुए आगरा और गाजियाबाद में सड़क पर हंगामा भी हुआ। निर्वाचन आयोग से मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वे विदेशी एक्सपर्ट टीम के माध्यम से इन सभी वोटिंग मशीनों की जांच करवाई जाए और जब तक निष्पक्ष जांच पूरी न हो जाए तब तक इन दोनों राज्यों के नतीजों को रोका जाए। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव बैलेट से कराया जाए, इसकी डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की है, सीपीआई ने की है, सीपीएम ने की है, आरजेडी ने की है, जेडीयू ने की है, एनसीपी ने की है, आम आदमी पार्टी ने की है। तो आज इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्य सचिव को कहा है कि इसका एक प्रस्ताव बनाकर आगे भेजा जाए और दिल्ली के चुनाव नगर निगम के बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम के ऊपर बहुत बड़े तादाद में देश भर में प्रश्न चिन्ह लगा है। हम लोग जो भी इलेक्शंस हैं इनके रिजल्ट्स के ऊपर कुछ हम नहीं कमेंट करना चाहते, ना हम उन रिजल्ट्स के ऊपर कुछ हम प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन ईवीएम के ऊपर चूंकि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगे का इलेक्शन हमारा खासतौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हमारे बैलेट पेपर्स पे होने चाहिए, ताकि किसी को भी इस लोकतंत्र की प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह किसी के या शक किसी के दिमाग में ना हो। तो सवाल यह है कि हार के बाद ही ईवीएम पर प्रश्न क्यों? अगर ऐसी आशंका विपक्षी दलों की थी तो विधानसभा चुनाव के पहले भी ये सवाल उठाए जा सकते थे, और क्यों ना उठाए जाए अगर किसी बात पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई शक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है, क्योंकि कई सारे तर्क सामने आएंगे जिसको बहस के दौरान हम रखेंगे। और इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी, चरणजीत सिंह सपा साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, संजीव मिश्रा साहब जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और मौलाना अंसार राजा जो कि सपोर्टर हैं बहुजन समाज पार्टी के, और उनके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में कैंपेन भी किया था। सपरा साहब, सबसे पहले मैं आपके साथ आना चाहता हूं। आप लोग पंजाब जीते, अच्छे बहुमत से जीते, तो क्या ईवीएम में हेरफेर वहां आपने भी की थी? कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर सीधा सवाल नहीं उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने, अजय माकन जी ने यह कहा है कि जो एमसीडी के चुनाव आने हैं, यानी चुनाव से पहले वो कह रहे हैं, बात तो बराबर है, कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, बात बराबर है। कह रही है, प्रमुख नेता कह रहे हैं कि ईवीएम में शायद गड़बड़ी हो सकती है, तो क्यों नहीं इसको, ये जो एमसीडी के चुनाव है इसको ईवीएम रहे चाहे, लेकिन उसमें एक वोटर वेरिफिकेशन स्लिप का एक रहता है, वो क्यों नहीं शुरू किया जाए। यानी एक उन्होंने चुनाव से पहले ये बात की है, उन्होंने नतीजे आने के बाद नहीं कहा है, एमसीडी के चुनाव से पहले कहा है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं भी ये नहीं कह रही है कि जो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे हैं वो ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से आए हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। मैं ये कह रहा हूं सपरा साहब, सुनिए, आपने मेरे सवाल को इग्नोर कर दिया। कान चाहे ऐसे पकड़े या फिर ऐसे पकड़े, बात बराबर है।
बात यही है कि अजय माकन ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, यानी ईवीएम पर उनका भरोसा नहीं है, साफ अंडरलाइन। और गुलाम नबी आजाद साहब ने भी पहले दिन यही बात कही थी। नहीं ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो चुनाव हो चुके हैं हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर देश की जनता या देश के प्रमुख पक्ष अगर कहते हैं कि इसको संदेह होता है तो इलेक्शन कमीशन को उसकी तहकीकात करनी चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन पुराने मॉड्यूल पे जाता है बैलेट पेपर के, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो लोकतंत्र है ना, इसमें तो ये बात तो हम उठा ही सकते हैं। बिल्कुल लोकतंत्र है, आप बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे इसको? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये लोकतंत्र के पुराने स्वरूप पर जाना चाहते हैं जिसे 1999 में बदल दिया गया है और 2004 में पूरी तरह से। देखिए, पहले जीत की हुंकार, इस पर दारुण हार, फिर मचा हाहाकार और अब ईवीएम के नाम पर चीत्कार। देखिए, ईवीएम के संदर्भ में आंध्र प्रदेश के हरिप्रसाद जी भी प्रश्न उठा रहे थे। उसमें कांग्रेस की सरकार थी आंध्र प्रदेश में, हरिप्रसाद जी को जेल भेज दिया कि आपने तो ईवीएम मशीन जो प्रदर्शित की वो चोरी की लाई, उनको चोरी केस में अंदर कर दिया था। तो ईवीएम मशीनों पर जब भी प्रश्न चिन्ह हुआ, निर्वाचन आयोग ने बाकायदा जो है बारंबार उसने जो है विभिन्न हाईकोर्टों, कर्नाटक हाईकोर्ट को, मुंबई हाईकोर्ट को, अलग अलग हाईकोर्ट में इस मामले में पीआईएल्स आए और उन पीआईएल्स में भी निर्वाचन आयोग यह समझाने में सफल रहा कि ये टेम्पर प्रूफ है। इवन हरिप्रसाद ने जो बताया था कि ये टेम्पर प्रूफ नहीं है, तो पर्सनली जाके उसको छेड़छाड़ मशीन तक करनी थी। और जब ईवीएम मशीन में जैसे बैलेट बॉक्स में सील लगाया जाता है उसी तरह सील लगाया जाता है, और जब तक तो कोई प्रमाण नहीं है, मुझे लगता है निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। अब ईवीएम मशीन से कराना है, बैलेट पेपर से कराना है, ये निर्णय जो है निर्वाचन आयोग का होगा। निर्वाचन आयोग की तैयारियां कैसी है, उसके पास संसाधन कैसे है, उसको निर्वाचन की प्रक्रिया पर कितना विश्वास है, ये निर्वाचन आयोग को तय करना जो एक स्वायत्त संस्था है। अब हार में निर्वाचन आयोग के बहाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तकरार करना, ये मुझे लगता है कि अनावश्यक जो है संविधान और लोकतंत्र की दुहाई के नाम पर अपनी हार की कुंठा को प्रकट करना है। चुनाव आयोग पहले ही दिन कह चुका है, प्रेम शुक्ला साहब, सप्रा साहब, मौलाना साहब और संजीव भाई पहले ही दिन ही चुनाव आयोग कह चुका है साफ साफ तौर पर कि ईवीएम से किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। ईवीएम के प्रदर्शन को पहले जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स होते हैं उनको दिखाया गया, उसके बाद पोलिंग हुई, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने उनको सील किया गया और उसके बाद जब काउंटिंग के लिए उनको लाया गया तो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ही उसी सील को तोड़ा गया। इसमें टेम्परिंग की गुंजाइश कहां है? मौलाना अंसार रजा के पास चलता हूं क्योंकि उनसे संबंधित पार्टी ने इस बात को सबसे पहले उठाया था। मौलाना साहब बीएसपी के सपोर्टर हैं। मौलाना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये तो वही हुआ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप दूसरे प्रश्न मेरा यह है कि मायावती कह रही थी कि किसी भी मुस्लिम बस्ती में उनको वोट, बीजेपी को वोट नहीं मिल सकता, लेकिन इस बार मुस्लिम बहुल सीटों में भी बीजेपी जीती है। तो क्या मुसलमान ये लिखवा के आए हैं या ये फतवा है कि बीजेपी को वोट दिया ही ना जाए? देखिए दीपक जी, दो बातें हैं इसमें। एक तो बहन मायावती जी ने उसी दिन ये बात कही थी कि एक शक जाहिर उन्होंने किया था और सारी पार्टियों ने उसको टेक ऑफ किया है और सब अब वही बात कहने लगे हैं। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी से एक बहुत बड़ा बयान आया है कि एक मशीन में 200 कुछ वोट डाले गए हैं, जब खोला गया तो 2600 कुछ वोट निकले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शक के घेरे में एक बात आएगी। दूसरी बात, जो आपने वोटों की बात कही है कि साहब मुसलमान इधर गया, मुसलमान को, मैं एक बात बता दूं, 2 साल से तकरीबन आरएसएस ने जो मुस्लिम महिला मोर्चा तैयार किया था उसका यही काम था कि उत्तर प्रदेश में जाकर के मुस्लिम औरतों को 3 तलाक के मुद्दे पर बलगलाया जाए कि नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ शख्सियत ऐसे हैं जो आपको 3 तलाक से निजात दिला सकते हैं, जबकि 3 तलाक का कोई मैटर ही नहीं है। उसके बाद भी उनके दिमाग में यह भरा गया
और अपने शौहरों के बगैर परमिशन के उन लोगों ने वोट किया, और उसमें कोई शक नहीं है कि अटूट तरीके से। मौलाना साहब, आप अपनी महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार करेंगे। मौलाना साहब, आप अपनी पार्टियों, आप अपने समाज की महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार करेंगे, और कोई दूसरा क्या उसके लिए संवैधानिक तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर सुप्रीम कोर्ट या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए आगे भी नहीं आने सकती। ये कौन सा नियम है? ये कहाँ का नियम है भारतीय संविधान के अनुसार? क्योंकि मौलाना साहब को जितना मैं जानता हूं, मौलाना साहब हमेशा संविधान की कसम खाते हैं। मैं अब भी संविधान की कसम खाता हूं, और एक बात आपको बता दूं कि इस्लाम वो मजहब है कि जहां औरत के साथ जुल्म नहीं होता है। दीपक जी, मैं आज भी अपने संविधान का उतना ही एहतराम करता हूं जितना पहले 127 करोड़ लोगों में से कोई भी आपकी इस बात को मानता हूं। 127 करोड़ लोगों में से कोई भी आपकी इस बात को नहीं मानेगा मौलाना साहब। अब साहब 127 करोड़ में हमारी बात जब सोनिया गांधी की नहीं मानी तो अंसार रजा की क्या वैल्यू है? चलिए ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, यहां पर कहा गया, दीपक जी देखिए आप मुझे प्रेम शुक्ला जी के बाद जाने थे, मैंने आपके जवाब का इंतजार किया था। मैं फिर आता हूं मौलाना साहब, मैं फिर आता हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, आपने जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन शुरू किया था वो आरएसएस का शुरू किया हुआ था, और उसके जरिए आपने मुसलमान महिलाओं को बरकराया। तो मौलाना अंसार रजा साहब मान रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं ने आपको वोट डाला है। देखिए, मतदान तो गोपनीय अधिकार, इसलिए किसने किसको वोट डाला वो डालने वाला ही जाने। लेकिन हमारे लिए कोई मजहब का व्यक्ति अस्पृश्य नहीं, अगर हमको मतदान देता है, हमारी नीतियों को मानता है, हमारे सिद्धांतों को मानता है, हमारी पार्टी की साख में विश्वास है, और मुझे लगता है कि किसी भी तरह से नारी का सशक्तिकरण करने का किसी भी संगठन को अधिकार है। अब उसको बरगला दिया कहना, ये मौलाना साहब कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। हमारी मुस्लिम महिलाओं के विवेक पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उनको बरगलाया जा सकता है। मुस्लिम महिलाएं स्वयं के अधिकार के प्रति बहुत जागृत हैं, और मौलाना साहब कृपा करके जाने कि मुस्लिम समाज इतना जो है प्रगतिशील रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ उनके कुनबे की महिलाएं युद्ध में भी जाती थी। तो साहब जिन्होंने धर्म आपका स्थापित किया और युद्ध के मैदान तक जा सकती थी, आप समझ रहे ईवीएम तक जाना उनका और स्वयं से फैसला ले लेना, ये गलत है, बरगलाना है। तो साहब इतना तो मुस्लिम महिलाओं पर कृपया अत्याचार। प्रेम शुक्ला जी, वो जो है बहुत मानसिक रूप से प्रेम शुक्ला जी महिलाएं हैं जिन्होंने इतने पुरुषों को पैदा किया है। आपकी माता भी कोई बरगला नहीं सकता, आपकी बेगम को भी कोई बरगला नहीं सकता, आपकी बिटिया को भी कोई बरगला नहीं सकता, आपकी बहन को कोई बरगला नहीं सकता। मौलाना साहब उन पर विश्वास करें, और वो जो संदेश दे रही है कृपया उसको समझने की कोशिश करें। मौलाना साहब जवाब। शुक्ला जी बड़ी सफाई से आपने ये बात कह दिया कि बलगला नहीं सकता। आपने पैगंबर साहब का जिक्र कर दिया है। आप ये बताइए कि इतने जमाने से जिन मुद्दों को किसी ने नहीं छेड़ा, जब से बीजेपी की सरकार आई है, महिला मोर्चा तैयार हो गया और आरएसएस ने मुसलमानों का एक अलग से घड़ा तैयार कर दिया, सबको आंधी की तरह यूपी में झोंक दिया आप लोगों ने। जाहिर सी बात है, अरे साहब, पत्थर पे जब आप रस्सी चलाएंगे तो पत्थर भी कट जाता है। ये तो इंसान आप लोगों ने ऐसा बलगलाया कि 3 तलाक बहुत बड़ा जुल्म है, 3 तलाक बहुत बड़ा जुल्म है। और अच्छा कमाल ये है कि वही लोग जुड़े हुए हैं जिनका रिश्ता ही किसी मुसलमान मर्द से नहीं है। वो महसूस कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय तक आई है मुस्लिम महिलाएं, सर्वोच्च न्यायालय तक मुस्लिम महिलाएं मौलाना साहब आई है। उसमें से कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयंसेविका नहीं रही है। हाँ, वो अगर स्वयंसेविका बनना चाहे तो हम निमंत्रण देंगे उनको। एक राष्ट्रवादी विचार साहब कोई नहीं रही, लेकिन बनाई हुई तो सब राष्ट्रीय स्वयंसेविका है, सब आरएसएस की बनाई हुई है। मौलाना साहब विषय से मत भटकिए। मौलाना साहब विषय ईवीएम का है। लेकिन एक बात की दाद दूंगा प्रेम शुक्ला जी, संगठन है भाई। प्रेम शुक्ला जी एक बात की दाद दूंगा कि अमित शाह के जो दिमाग ने काम किया है उसकी मैं दाद दूंगा कि कैसे घेर करके पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों पे अपना राज किया उन्होंने।
ये रणनीति है, इसकी मैं दाद दूंगा आपको। तो आपको दाद देनी भी चाहिए। देखिए, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है। इस चुनाव जो है लोकतंत्र में जंग की तरह होते हैं। कैसे भड़काया जाए, हिंदू औरतों को कैसे बहकाया जाए, यादव औरतों को कैसे बहकाया जाए, हरिजनों को कैसे बहकाया जाए, ये काम किया आप लोगों ने। चलिए ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा। मुद्दा ईवीएम का है, हम पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं भटकना चाहते। संजीव मिश्रा जी, आप बैठी बातें कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। संजीव मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी से। संजीव मिश्रा जी, क्या आपकी पार्टी को भी लगता है अगर बीजेपी इतनी साफ सुथरा है तो करवा दे बैलेट पेपर से चुनाव? संजीव मिश्रा जी, क्या आप भी बैलेट पेपर से फिर से चुनाव की मांग करते हैं और मायावती की तरह ये कह रहे हैं कि इन चुनाव को रद्द किया जाए? क्योंकि अखिलेश ने भी मायावती की इस बात का समर्थन किया है, खुले शब्दों में नहीं पर दबे हुए शब्दों में। देखिए दीपक जी 2-3 चीजें मैं रखूंगा। पहली चीज तो ये है कि अगर जनता की मांग है और भारतीय जनता पार्टी पाक साफ पार्टी है। अरे जनता की मांग नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की मांग है। नहीं, मैं समझता हूं दीपक जी, इस बीच में होली भी आई और होली में जितने भी लोग आए, मेरी ही जानकारी में 1200-1300 लोग जो मुझको मिले हैं, उनमें से एक एक व्यक्ति ने यही कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो एक अगर जनता की मांग है, पॉलिटिकल पार्टी की मांग है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है। प्रेम शुक्ला जी, बधाई उनको कि वो बहुत बड़े पैमाने पर जीत के आए, लेकिन अगर इस डिमांड को वो कहते हैं कि हाँ, हम भी कहते हैं कि चुनाव आयोग एक बार जांच कर ले और दूध का दूध पानी पानी हो जाए, नहीं समस्या। मांग तो ये हो रही है, बैलेट पेपर से फिर से चुनाव हो, बैलेट पेपर से फिर से चुनाव हो, मांग ये हो रही है। आप इस मांग का समर्थन करते हैं? अगर पहले जांच हो जाए और जांच में अगर ईमानदारी से अगर उसमें इस तरीके की स्थिति, तो फिर चुनाव कराना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं रह जाती। हम चुनाव तक तो बाद में पहुंचे, पहले उसकी जांच हो जाए ना, तो क्या उसमें आपत्ति क्या है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक चीज और है दीपक जी, एक चीज और रखना चाहूंगा। बसपा को जितने % वोट मिले, समाजवादी पार्टी को जितने % वोट मिले और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जितने % वोट मिले हैं, इन सबका अगर टोटल कर लिया जाए और जो वोट और परसेंटेज दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल मतदान हुआ 61% के आसपास, और उसका जो डिफरेंस है ये कहां से आया, ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। हम तो निश्चित रूप से पोलिंग बूथ वाइज इसकी समीक्षा कर रहे हैं, जब बहुत जल्दी से जल्दी उसका भी हमारे पास अगर पूरा खाका आ जाएगा तो हम बैठ करके इस चीज को पूरा बताएंगे। लेकिन 2-3 चीजें, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, बधाई की पात्र है, और अगर जीत के ईमानदारी से आए हैं, तो फिर वो इन सब चीजों को क्यों डिनाई कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बात बताइए, मुझे ये बात बताइए कि चलो इन्होंने ईवीएम से टेम्परिंग की। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट। इन्होंने ईवीएम से टेम्परिंग की, तो ये टेम्परिंग पंजाब में कर लेते ना, पंजाब में जीत जाते। नहीं, देखिए, अगर वो पैमाना तय करेंगे तो जो बड़े स्टेट है उन्हीं पे ऐसा किया जाएगा। कोई अगर होशियार आदमी होगा तो वो सब पे थोड़े ना करने लग जाएगा, वो एक अलग चीज है दीपक जी। वो तो फिर जांच का विषय है, और जांच में जब कोई चीज क्लियर आएगी तब उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। चलिए ठीक है, ब्रेक के बाद जाऊंगा मैं प्रेम शुक्ला जी के पास, और प्रेम शुक्ला जी को ये याद दिलाऊंगा कि 2009 के चुनाव में उन्होंने भी ईवीएम में धांधली की आशंका जताई थी। अगर उन्होंने जताई थी और अगर ये एक व्यापक आशंका थी जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट के अंदर भी गए, तो फिर बीजेपी सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर चुनाव आयोग से इस मसले पर बात क्यों नहीं की? ब्रेक के बाद सवाल यह है कि पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, उसमें लंबी धांधली होती थी, बूथ कैप्चरिंग से लेकर बूथ छापना तक और बाहुबलियों के दबदबे तक। उसके बाद ईवीएम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और काफी हद तक उसमें कमी आई। अब इलेक्शन के अंदर वायलेंस हम सुनते भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ईवीएम पर क्यों सवाल उठा रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां? क्या मौलाना साहब, आप इस इलेक्शन को जो कई देशों के अंदर लगी है, जो इलेक्शन है ये हमारी ईवीएम्स कई देशों में जाती है, पड़ोसी देशों में जाती है, नामीबिया तक जाती हैं, तो आप हम जैसे लोग ही ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं,
नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं कि हम जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। अमेरिका जैसे इतने बड़े मुल्क में वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ईवीएम से नहीं होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बीजेपी के बहुत बड़े तेज तर्रार नेता हैं जो जब बोलते हैं जहर उगलते हैं, जिनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी है। उन्होंने इस पर सवाल उठाए। जीबीएल नरसिम्हा जो बहुत बड़े कद्दावर लीडर है बीजेपी के, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें तस्करा किया है ईवीएम मशीन का, जिसका मुकदमा लाल कृष्ण आडवाणी और चंद्रबाबू नायडू ने लिखा है। उस पर शक जाहिर किया है इन लोगों ने कि ये भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। जब बीजेपी के इतने कद्दावर लीडर शक पैदा कर सकते हैं, तो जाहिर है कि बहन मायावती के दिमाग में ये सवाल आएगा, अखिलेश जी के दिमाग में ये सवाल आएगा, छापरा साहब के दिमाग में सवाल आएगा, अवस्थी जी के जहन में, मिश्रा जी के जहन, ये अलग बात है कि अवस्थी जी के जहन में, मिश्रा जी के जहन, ये अलग बात है कि प्रेम शुक्ला जी के दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए बंबई ये जीत चुके हैं, उत्तर प्रदेश ये जीत चुके हैं, तो इनके दिमाग में नहीं आएगा। हाँ, पंजाब में चूंकि इनकी 2 ही सीटें आई हैं, तो वहां इनका कुछ था ही नहीं, वरना सब वहां सवाल उठा सकते थे। ये वो एक अलग चीज हो गई। जवाब सुन लीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस जवाब को दीजिए, लेकिन मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि प्रेम शुक्ला साहब 2009 में जब आप जनरल इलेक्शन हारे थे, तो आपकी पार्टी के नेताओं ने ही बकायदा ईवीएम पर सवाल उठाए थे। और मौलाना साहब सही कह रहे हैं कि जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बकायदा किताब लिखी थी, कई सारे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। बिल्कुल उठाया था। जवाब दीजिए इसका। ये उठाया था ना सवाल, मैं स्वीकार रहा हूं, सवाल उठाया गया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था, डॉक्टर किरीट सोमैया ने उठाया था, जीवीएल नरसिम्हा राव ने उठाया था। मेरे को जहां तक स्मरण है, आदरणीय आडवाणी जी ने संसद के शून्य प्रहर में जिक्र भी किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह बहुत स्पष्ट मशीन आगे रखकर यह स्पष्ट किया था कि जब तक उसको फिजिकल टेम्परिंग नहीं की जाए, इसकी टेम्परिंग नहीं की जा सकती। हरिप्रसाद एक मशीन लेकर आए थे और जब उन्होंने उसको प्रदर्शित किया तो उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट गई और कांग्रेस की रिजर्व आंध्र प्रदेश सरकार ने वो हरिप्रसाद को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन जब उन्होंने इसको प्रदर्शित किया कि ये टेम्पर प्रूफ है, जब तक इस फिजिकली इसको, और उस पर जो है सारे लोग किताब को आप क्यों नहीं लगाई? संदर्भ भी था, सुब्रमण्यम स्वामी नवीन चावला निकाला। सुन तो लीजिए महाराज, सुनो तो यार मौलाना, ऐसे नहीं होता ना। आपकी मर्जी के साथ कोई मस्जिद का जो है, ये थोड़े कि इसको नमाज मत पढ़ने दो, निकालो बाहर, मैं मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसी बातें ना करें कृपया। किसको निकाला नहीं, इसको किया क्यों नहीं? तो इलेक्शन कमीशन ने नवीन चावला 2008 में सारे विपक्षी दलों ने, सुन लीजिए भाई, मौलाना साहब जरा सुन लीजिए। अब बहन जी के हारने पर इतने क्यों बौखला गए यार? कोई पार्टी मेंबर थोड़े हैं आप इतने ना बौखलाएं, आप भले व्यक्ति हैं। तो नवीन चावला जो इमरजेंसी बेल थे, उनके इलेक्शन कमीशन बनाने पर, सीईसी बनाने पर सारे राजनीतिक विपक्षी दलों ने, एनडीए ने हस्ताक्षर देकर इलेक्शन कमीशन को सौंपा था। उसके बाद ईवीएम में कुछ शिकायतें आई, उन शिकायतों पर बात की गई। निर्वाचन आयोग ने बताया ये टेम्पर प्रूफ है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा। सारी जगहों पर इसी तरह का उल्टा, तो जो ईवीएम पर प्रश्न उठा रहे थे उनको जेल भेज रहे थे कांग्रेस वाले। आज वो ईवीएम पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो भाई अपने आप प्रक्रिया क्या है? आपको लगता है कि ईवीएम पर किसी तरह की जो है फेर फार की गई है, तो आप निर्वाचन आयोग को शिकायत कीजिए, प्रमाण दीजिए, कार्रवाई होगी। उसमें भी शक हो तो आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है आपको अधिकार देता है कि आप जाकर जो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनकर कहा कि आपको ट्रेल बेस्ड जो है ईवीएम मशीन प्रयोग में लाना चाहिए। ट्रेल बेस्ड ईवीएम मशीनों का प्रयोग इस बार कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब जो चुनाव है सिर्फ 48 पोलिंग स्टेशन पर, प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ 48 पोलिंग स्टेशन पर गलत प्रिंट होते थे, आरोप लगते थे, तो निर्वाचन आयोग को 48, लेकिन शुरुआत की है ना। तो निर्वाचन आयोग एक जो हमारे यहाँ स्वायत्त आयोग है, उसको पूरी अधिकार है ना। अगर आपको लगता है कहीं गड़बड़ हुआ है तो आप उसके बाद शिकायत ले जाइए, वो ना सुने न्यायालय जाइए। आप तो निष्कर्ष दिए पड़े हैं, नहीं ऐसा करो वैसा मत करो, आप आरोप कोर्ट नहीं है ना केजरीवाल का आदेश। प्रेम शुक्ला जी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उंगली उठाई है। मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीवीपीटी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उंगली उठाई है। मौलाना साहब उस पिटीशन को खारिज भी कर दिया है।
वो जो हाईकोर्ट की आप मुझे जिक्र कर रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट, सारे रिजेक्शन के खारिज हुए जजमेंट भेज देता हूं, आपको पढ़ लीजिए जरा। अब मुझसे आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पे बात कर रहे हैं, तो इस बात को कृपया समझें कि मैं संदर्भहीन बात नहीं करता, और मैं प्रमाण भेज दूंगा आपके पास। फिर आप लोग बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे कि आप आधा पढ़कर आ गए थे, कहीं इंटरनेट से पढ़ के चले आए थे। गूगल के बल पर विद्वत्ता न करें, कृपया करके उसको ठीक से चारों ऑर्डर्स पढ़ ले, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ ले, निर्वाचन आयोग के अधिकारों को पढ़ ले, उसकी निष्पक्षता को जांच ले, फिर आरोप लगाए आप। ठीक है सप्रा साहब, आज अजय माकन ने बाइट दे दिया और या कैमरों के सामने कह दिया कि आप जो हैं वो एमसीडी के चुनाव बैलेट पेपर के आधार पर कराएं। अगर यही कांग्रेस पार्टी चाहती है तो लिखकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरह इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दे दिया? लिखकर दे देना था, वो देना नहीं चाहते हैं। आप भी ये कर रहे हैं कि जो कन्वीनियंट होता है उस पर आप स्टेटमेंट दे देते हैं, और जो लगता है कि इसके फार रीचिंग इफेक्ट होंगे, हमारे लिए इनकन्वीनियंस होगा, फिर 2009 के चुनाव की बात निकलेगी, 2004 के चुनाव की बात निकलेगी, तो आप उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम मायावती जैसी स्पष्टता तो ले आइए आप। देखिए, जहां तक एमसीडी चुनाव का सवाल है उसमें अजय माकन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, और मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री साहब को पत्र भी लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो कल लिख देंगे, क्योंकि ये नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं, इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ेगा, अंडर में होने हैं, ये इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री केजरीवाल को। नहीं ठीक है ना, तो उसमें क्या है, जब मुख्यमंत्री को लिखा है तो इलेक्शन कमीशन को भी लिख सकते हैं। और मुख्यमंत्री को नहीं लिखा है, मुख्यमंत्री ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। आने के बाद नहीं कर रहे, सप्रा जी फैक्ट ठीक कर लीजिए। इसमें असल में सप्रा साहब को कुछ पता ही नहीं है, उसमें कल परसों में लिख दिया जाएगा। लेकिन जहां पर कहीं ना कहीं भाई लोकतंत्र में, सुनिए, उल्टा क्यों बोल रहे हो? लोकतंत्र में जब कोई संदेह उठता है तो क्या उसको बयान नहीं करना चाहिए क्या? अरे भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई संदेह उठता है तो क्या उसको व्यक्त नहीं करना चाहिए लोकतंत्र के अंदर? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहेगी? और ये सारी बातें क्यों आ रही हैं दीपक चौरसिया जी? क्योंकि पिछले एक वर्ष में जो देखा है, जो राजनीतिक गतिविधियां पूरे देश के अंदर हो रही हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से सरकार का तख्ता पलट हुआ, फिर उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, और जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है, और जिस तरह से गोवा में आज हुआ है, तो ये तमाम सारी बातें देख करके मणिपुर और गोवा में तो आप सो रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने शपथ न दिलाने से इनकार कर दिया। वो बाहुबल और आर्थिक बल के आधार पे, मुझे बोलने तो दीजिए, वो बाहुबल और आर्थिक बल के आधार पे सरकारें बन रही हैं। उसी को भी एक पार्ट ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी गोवा में जो कुछ हुआ है सप्रा जी, क्योंकि उनके मन में उसके लिए माला पहनाओ दिग्विजय सिंह को। पार्टी लोकतंत्र की हत्या न करे, वो सोते रहे, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र भारत बना दे, ये संदेह है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप लोग। अरे भाई साहब, आप शांत रहिए, बोलने तो दीजिए। दावा पेश कर दिया। अरे लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से हो रही है, इसीलिए मायावती जी भी बोली है। मायावती कोई बेवकूफ नहीं है जो बोली है, उनको भी कहीं ना कहीं ये ध्यान में आया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये लोकतंत्र की हत्या के अलग अलग जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र को, तो आप खड़े तो होते मायावती के साथ, जिस दिन मायावती ने बोला था, आप उसी दिन खड़े होते ना। करना कोई गलत नहीं है। एमसीडी का ऐलान हो गया तो आप खड़े हो गए। जिस दिन मायावती ने बात कही थी, आप खड़े होते कि बहन जी हमारे साथ हैं। खड़े होना या आज खड़े होना ये हमारा अधिकार है। हमको सिखाने वाले आप कौन हो मौलाना जी? लेकिन सप्रा साहब, क्या ये हकीकत नहीं है? सप्रा साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद, एक मिनट मौलाना साहब, आपका ही सवाल दोहरा रहा हूँ। मौलाना सप्रा साहब है कि हमको कब बोलना है? सप्रा साहब, क्या ये हकीकत नहीं है? मौलाना से नहीं सीखना है कि हमको कब बोलना है। हमको जो बात बोलनी है उसका समय हम तय करेंगे। मौलाना की ही अगर बात साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि गोवा और मणिपुर में आप सोते रहे?
तो कांग्रेस 7 में से मौलाना साहब, एक मिनट। अरे छोड़ो मौलाना, ये घमंड तुम्हारा ही चूर किया गया है। केवल बोल के आप टीवी चैनल पर फुटेज लेना चाहते हो, ये सारी जनता, देखने वाले दर्शक भी समझते हैं। हर बात में आपको उंगली अड़ानी होती है, हर बात में आपको बोलना होता है। लेकिन सप्रा साहब क्या ये अरे मौलाना साहब चुप हो जाइए एक मिनट, मौलाना साहब एक मिनट चुप हो जाइए। सप्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोवा और मणिपुर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद आपके लोग, आपके प्रभारी, आपके नेता दोनों राज्यों में सोते नहीं रहे और बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए बहुमत भी जुटा लिया और दावा भी पेश कर लिया और सरकार बन भी गई। बिल्कुल सोए नहीं है। गोवा के नेताओं ने, जो गवर्नर है, उनको चिट्ठी लिखी थी। गवर्नर ने उस चिट्ठी को नजरअंदाज किया, उस पर चर्चा भी नहीं की, जबकि राष्ट्रपति नारायणन के समय का यह निर्णय है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है उसको बुलाया जाता है। सर, मुंबई जजमेंट ये कहता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन जो पेपर पर हो, बुलाया गया था। सप्रा साहब फिर अधूरे फैक्ट्स की बात कर रहे हैं आप। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन गया था, ये मुंबई जजमेंट में लिखा हुआ है, आप फिर अधूरे फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसको एक बार बुलाने की औपचारिकता करनी चाहिए थी। इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। गवर्नर के ऊपर पूरे केंद्र सरकार का प्रेशर था, ये हमारा आरोप है, और उस हिसाब से गवर्नर ने यह निर्णय लिया है। चलिए ठीक है, जब ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तब विश्वसनीयता पर सवाल उठने के बाद उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी सिस्टम लगाया। वीवीपीएटी सिस्टम एक खास प्रिंटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जुड़ा रहता है। वीवीपीएटी में ईवीएम पर वोटिंग के बाद मतदाता को यह पता चल जाता है कि उसने जो बटन दबाया वोट उसी को मिला है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल को वोट की गोपनीयता के लिए खतरा बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में वीवीपीएटी को हरी झंडी दी। 2019 तक पूरे देश में लागू करने को कहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने 8 लोकसभा क्षेत्रों में वीवीपीएटी का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ट्रायल किया। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 30 विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपीएटी को लागू करने का इंतजाम किया गया था। उत्तराखंड की 3, मणिपुर की 6 और पंजाब की 33 विधानसभा सीटों पर भी वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कुछ जगहों पर वीवीपीएटी चला और कुछ जगहों पर नहीं चला। जिन जगहों पर नहीं चला वहां पर रीपोलिंग भी हुई। मौलाना साहब, इसके बावजूद भी आप सवाल उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जो कर रहा है। देखिए मोहतरम दीपक चौरसिया साहब, आपके जैसा इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट जब इस तरह का सब, देखिए सुप्रीम कोर्ट का हम एहतराम करते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अगर किसी तरीके से कहीं कोई सवाल उठ रहा है तो उसको क्लियर कर दे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई है, उनको स्वागत है, उनका इस्तकबाल है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब बहुत साफ छवि के इंसान है, तो उनको चाहिए कि अगर कहीं शक पैदा हो रहा है तो उसको क्लियर कर दें कि चलो भाई ठीक है। अब जैसे दिल्ली में एमसीडी चुनाव आयोग को क्लियर करना है और चुनाव आयोग आपकी नेता मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, मौलाना साहब सुन लीजिए, क्लियरिफिकेशन चुनाव आयोग को देना है और मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जो बात मायावती जी कर रही हैं वो असंभव है। इसके बाद आप क्या बोलेंगे? मुझे मालूम है कि मायावती जी माया साहब, देखिए मायावती तन्हा ने नहीं कहा है। अभी आपके स्क्रीन पे सारी चीजें चल रही कि 2012 में हाईकोर्ट ने उठाया, 2009 में जो है जीबीएल की किताब आई, 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया, हाईकोर्ट का फैसला, ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सराखों पर, माननीय इलेक्शन कमीशन का हुक्म सराखों पर, लेकिन अगर कहीं कोई शक पैदा हो रहा है कांग्रेस के जहन में या सपा के जहन में या बसपा के जहन में या आम आदमी पार्टी के जहन में, तो एक मरतबा खुल के बात कर लेना, करवा दे इलेक्शन बैलेट पेपर से, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, अब जब अमेरिका जैसी सवाल प्रेम शुक्ला जी से करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर गड़बड़ी मुमकिन है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि टेम्पर प्रूफ नहीं माना जाता इलेक्शन कमीशन की ईवीएम्स को, इसीलिए वीवीपीएटी को लागू करने की बात कही थी।
अगर किसी भी तरह की शक शुबा है तो सरकार इस चीज को क्लियर क्यों नहीं करती, वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कहती कि आइए आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सभी सेक्शंस को बुलाइए और ईवीएम में क्या क्या फीचर्स हैं इसको क्लियर कर दीजिए कि ये टेम्पर प्रूफ है या नहीं है। नहीं, विपक्षियों का आरोप लगते ही निर्वाचन आयोग के कामकाज में किसी तरह का हस्तक्षेप करना असंवैधानिक होगा। जिन्होंने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है, निर्वाचन आयोग स्वायत्त संस्था है, उसको संज्ञान में लेगा। जहां वीवीपीटी नहीं चली उसने रीपोल कराया, कहीं पर किसी को लगता है गड़बड़ी हुई है वो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेगा, इलेक्शन कमीशन एड्रेस करेगा, नहीं होगा तो फिर उसके बाद न्यायालय आपके पास। आप सरकार से सीधे निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप की अपेक्षा कैसे करते हैं? हाँ, सरकार आपका कोई पक्ष है, आप प्रबलता में सरकार के पास पेश करेंगे तो सरकार वो बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखेगी। यही प्रक्रिया है लोकतांत्रिक। ये जो है सीधा सीधा जो है वो सारे गलत चीजों को एक जगह संदर्भ में लाकर और ये कह रहे हैं कि आप ऑर्डर दे दीजिए इलेक्शन कमीशन को, प्रधानमंत्री जी ऑर्डर दे दे कि आप रिपोल ले लो। ये संभव है क्या? ईवीएम मशीन का ऑर्डर दे दे कि आप रिपोल ले लो। ये संभव है क्या? ईवीएम मशीन का प्रयोग करना सुरक्षित है नहीं सुरक्षित है ये इलेक्शन कमीशन का अपना मामला है और इलेक्शन कमीशन का किसी भी शिकायत है वो शिकायत करने के लिए मुक्त है। इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करेगा। ईवीएम मशीन में एक ऐसा सिस्टम पैदा करवाइए कि हम बटन दबाएं और उसमें से निकल कर दिया जाए जैसे एटीएम से निकलती है वो हमारे पास रहे। जब कोई जांच होती है हम अपने उससे रखते कि हमने किसको वोट दिया है। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये भी तो किया जा सकता है ना। आपके पास नहीं रहेगा, वही फेंकना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही करने को कहा है लेकिन उसकी फाइल बन जाएगी। अपने पास रखे, अपने इलेक्शन कमीशन अपने पास रखे। जैसे 200 वोट पड़े 2600 निकल रहे हैं तो कहां से निकल रहे हैं? मौलाना साहब ये पायलट प्रोजेक्ट लागू हो चुका है, आप समझते क्यों नहीं है बात को? आप भी बिना जानकारी बिना पढ़े लिखे बोल रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। बात करेंगे तो लोग हंस देंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट इस इलेक्शन में लागू हो चुका है। मौलाना साहब को ज्यादा से ज्यादा बोल के फुटेज लेना है। नहीं, मैं संजीव मिश्रा जी के पास जाऊंगा। संजीव मिश्रा जी, जब इसका पायलट प्रोजेक्ट लागू हो चुका है तो क्या अगले जनरल इलेक्शन तक आप लोग वेट नहीं कर सकते? क्या आप आदत कांग्रेस की है फुटेज लेने की? चलिए लेते ही लेते साथ में आ गए। मौलाना साहब शांत। मौलाना साहब संजीव मिश्रा जी, मेरा सीधे सवाल है आपसे कि बूथ लेवल की इंक्वायरी करवाने के बाद अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां निकली तो क्या आप कोर्ट जाएंगे? संजीव मिश्रा जी, अगर बूथ लेवल की इंक्वायरी करवाने के बाद अगर आपको कुछ गड़बड़ियां मिलती हैं अपनी इंक्वायरी के अंदर तो क्या आप कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज आ जाती है तो निश्चित रूप से जाएंगे। और मैंने जो बात पहले कही थी दीपक जी, मैं उस पर फिर भी अभी भी एडमेंट हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आई है, बड़े पैमाने पर चुनाव जीत के आई है। प्रेम शुक्ला जी को बधाई। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर ईमानदारी से हम सब लोग बैठ करके निश्चित रूप से इस बात को तय कर लें, जैसा कि 2009 में आपकी पार्टी ने भी ये डिमांड की थी, उस आधार पर मैं कह रहा हूं सब लोग, अगर आप पाक साफ हैं, कोई आपने किसी तरीके की वो नहीं की है, तो मैं तो समझता हूं और आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस बात की डिमांड करती है कि अगर इसमें इस तरीके का शक है तो निश्चित रूप से उसकी कर ली जाए, क्योंकि हम तो दूध के धुले हुए हैं, हमने कोई किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं की है। तो समस्या क्या है? शिकायत की है तो समझता हूँ चाहिए, हमें बुलाएगा, हम भी आएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज मुझे पारदर्शिता में आनी चाहिए ना कि आपने कहीं कोई तरीके की समस्या न समझिए, किसी तरीके की हमारे संविधान निर्माता हो जाएगा ना। निर्वाचन संबंधी जो शिकायतें हैं उसके निष्पादन के लिए आयोग का अधिकार दिया है। नहीं, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं, लेकिन अगर आप पाक साफ हैं तो कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि हाँ, अगर इसमें हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम तो बिल्कुल साफ हैं, हम दूध के दूल्हे हैं, हम साफ ही है ना। अगर बदल क्या बात है? अरे भैया, हम एकदम दूध के दूल्हे हैं। अगर उसमें कह रहे हैं कि अगर आप हमसे क्या मतलब? आप कुछ भी कहिए, आप जाइए चुनाव आयोग, तो हम तो चुनाव आयोग जाएंगे, लेकिन आप पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। सप्रा साहब, आप लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव और बाकी चुनाव, एक मिनट प्रेम शुक्ला साहब, एक आखिरी सवाल मुझे सप्रा साहब से लेना है। सप्रा साहब, आप
उत्तर प्रदेश के चुनाव को, उत्तराखंड के चुनाव को, बाकी चुनाव को सवालों के दायरे में रख रहे हैं। पंजाब जहां पर आप जीते हैं उसमें भी आप ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं क्या? ईवीएम तो सब जगह गड़बड़ होंगी फिर। देखिए दीपक चौरसिया जी, मैं क्लियर करता हूं कि हमने ये 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें ईवीएम में गड़बड़ी हुई है ऐसा नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि आने वाले जो दूसरे चुनाव हैं एमसीडी के, उसमें अगर बैलेट पेपर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन लेती है तो वो अच्छा रहेगा। नहीं, अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो बैलेट पेपर क्यों? हमने सत्ता साहब, अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो बैलेट पेपर क्यों? इसका जवाब दे दीजिए। एमसीडी अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो बैलेट पेपर क्यों? एमसीडी के चुनाव के लिए सत्ता साहब आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अगर गड़बड़ी नहीं हुई है पंजाब की तरह तो बैलेट पेपर क्यों? आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीएसपी है, चाहे समाजवादी है, दूसरी पार्टियां वो सवाल उठा रही हैं, इसलिए हमने वो चलिए ठीक है, मैं यही रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है। मैंने मानी, जो रीजनल पार्टीज है उनकी बात मानी क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, लेकिन यहां पर 2 जगहों पर कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी है, एक जगह पर प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में उसने सरकार बनाई है, इसीलिए कांग्रेस थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रही है। हालांकि सवाल ये है कि अगर कांग्रेस में या फिर मणिपुर और गोवा में टेम्परिंग नहीं हुई है तो फिर एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग क्यों? ये सवाल जनता उनसे जरूर पूछेगी। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।